हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिज़िक्स का 5वां लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया था, जिसमें हम लोग सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इंटरनल एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक ऊर्जा क्या है, एंथैल्पी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सपोज करिए यहाँ पे कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, इसका इकाई द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। अगर इकाई द्रव्यमान बोलेगा तो या फिर इकाई मात्रा, तो मतलब 1 किलोग्राम। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम या फिर इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री, अगर इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 1 डिग्री हम बढ़ाते हैं यानी कि 11 डिग्री कर देते हैं, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी ऊष्मा दी गई, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अच्छे समझिए, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, जितनी ऊष्मा दी जाती है, जितना हीट हम लोग देते हैं, उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई सपोज करिए इसमें पानी रखा हुआ बर्तन में, इसका तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसका तापमान 1 डिग्री और बढ़ाते हैं, +1 करते हैं, यानी कि 101 डिग्री कर देते हैं, तो 100 डिग्री से 101 डिग्री करने के लिए हम जितनी ऊष्मा दिए, हम जितना हीट दिए, उस ऊष्मा की मात्रा को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, पहले तो हीट देखिए। हीट का फार्मूला क्या होता है, Q = mc डेल्टा टी। यहाँ से अब जब हम C का मान निकालेंगे ना, C = क्या हो जाएगा, Q/m डेल्टा टी। ठीक, C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। अब विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है, Q/m डेल्टा टी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एक Q क्या है, हीट है, हीट का मात्रक जूल होता है, m का मात्रक किलोग्राम और तापमान का मात्रक केल्विन, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। Q क्या है, हीट है, ऊष्मा। m क्या है, द्रव्यमान है, मास। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तापमान अंतराल। और C क्या है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा है C। और विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। और एक कैलोरी बराबर कितना होता है, ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। इसी को ज़्यादातर बुक्स में आपको 4.2 जूल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में हर जगह यही मिलता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये हर जगह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और 1 जूल बराबर कितना कैलोरी हो जाएगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.23 कैलोरी। 1 जूल = 0.23 कैलोरी, या फिर 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 0.23 कैलोरी। अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा के प्रकार। विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि समान दाब पर विशिष्ट ऊष्मा।
समान दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, समान दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। Q बराबर एम सी पी डेल्टा टी, तो CP बराबर क्या हो जाएगा Q अपन एम डेल्टा टी। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा को हम C से इंडिकेट कर रहे थे, तो अभी विशिष्ट समान दाब पर विशिष्ट ऊष्मा को हम CP यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट CP, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे CP की जगह CB हो जाएगा। ठीक है, तो CB बराबर क्या आ जाएगा Q अपान एम डेल्टा टी। ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। अभी ये जो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं स्टार मार्क करके, ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, हर जगह पूछा जाता है, हर इंट्रेंस एग्ज़ाम में, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए CP ग्रेटर देन CB, CP क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CB क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। तो CP का मान क्या होता है CB से ज़्यादा होता है, और CP अपान CB इक्वल टू गामा, CP अपान CB इक्वल टू गामा। ठीक है, और गामा क्या है ग्रेटर देन 1 है, गामा का वैल्यू कितना होता है, गामा बराबर होता है 1.4। CP अपान CB इक्वल टू गामा, गामा ग्रेटर देन 1, क्योंकि गामा का मान क्या है 1 से ज़्यादा 1.4 है। फिर उसमें है CP माइनस CB इक्वल टू R है, ये मेयर्स फार्मूला इसको बोलते हैं, CP माइनस CB इक्वल टू R होता है। और गामा का मान अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग होता है। तो इसके लिए हम देखिए मोनो एटॉमिक गैस जितने भी होंगे तो उसके लिए क्या होता है 5/3 होता है, यानी कि 1.6 मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है 7/5 होता है 1.4। और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 4/3 होता है 1.33। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा का मान होता है 4/3 1.33। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 574 हो गया। अब ऑब्लिक में जो है 353, ठीक है 574 अपान 353, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो गामा का मान डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होता है। और एयर क्या होता है, एयर का मान कितना होता है, हवा के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है अगर कोई पूछे तो उसका वैल्यू होता है 1.4। एयर के लिए 1.4 क्यों होता है, क्योंकि एयर क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है डायटोमिक है, 2 परमाणु हैं इसमें। तो हमने बताया था डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होता है, तो हवा के लिए भी कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा एयर के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है डायटोमिक है 1 CO2 क्या है ट्राइएटोमिक है 2 और 1। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। अब देखिए लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अभी हमने विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सब्सटेंस which change the state of substance by keeping its temperature constant, it is called latent heat। अभी इसको ध्यान से आप पढ़िए, the amount of heat given to a substance मतलब किसी पदार्थ को दी गई वह ऊष्मा which change the state of substance by keeping its temperature constant, जो उसकी अवस्था को बदल देता है लेकिन उसके तापमान को स्थिर रखते हुए, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। अभी हिंदी में इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा का वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अभी समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। आप सपोज करिए एक कोई इसमें वाटर भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई पानी होता है ना, अब उसको और अगर आप ताप दोगे और गर्म करोगे तो उस क्या होता है भाप में बदल जाता है, स्टीम में बदल जाता है।
स्टीम में बदल जाता है, लेकिन ये जो टेम्परेचर होता है ना उतना ही होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो वही बोल रहा है कि किसी पदार्थ को दी गई वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए, ताप उतना ही है, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो पानी से भाप में बदलने के लिए जो ऊष्मा दी गई उसे हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। या फिर जब भाप को आप ठंडा करोगे तो उसमें उस कंडीशन में भी वही होता है। तो आप हिंदी में इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। किसी पदार्थ को दी गई वह ऊष्मा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए, उसका ताप स्थिर रहेगा लेकिन उसका स्टेट जो है चेंज हो जाएगा, उसका जो अवस्था है वो चेंज हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। Q = ml, L क्या है गुप्त ऊष्मा, L = Q/m, ठीक है। ये आपका गुप्त ऊष्मा का फार्मूला है, L = Q/m। अब देखिए इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा देखिए। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल है। किसी सिस्टम में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को ही हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम में मौजूद सभी ऊर्जा, अगर सभी ऊर्जा बोलेगा तो वो एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे हम केवल इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो हमें केवल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही लेना है। अगर सारे ऊर्जाओं का योगफल कर देंगे तो एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल है। आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी E = mCV∆T। m क्या है, द्रव्यमान है, Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आंतरिक ऊर्जा एक जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ेगा, अगर ताप घटाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा का मान घटेगा। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अब लास्ट पॉइंट देख लीजिए, एंथैल्पी। एंथैल्पी यहाँ पे देखिए हिंदी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो इसको आप नेग्लेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए, इट इज़ इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इट इज़ इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि जो एंथैल्पी होती है वो आंतरिक ऊर्जा और दाब और आयतन के गुणनफल का योगफल होता है। इसको एक दूसरा, दाब और आयतन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो एनर्जी बोलते हैं। तो एंथैल्पी को आप ऐसे बोल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा और फ्लो एनर्जी के योगफल को हम एंथैल्पी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी के योगफल को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा U और फ्लो एनर्जी क्या है P × V, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट गुणनफल, ठीक है। तो एंथैल्पी बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा प्लस फ्लो एनर्जी यानी कि PV। अभी हम इसको डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H = ΔU + P∆V। डेल्टा H = ΔU + P∆V हो जाएगा। अभी डेल्टा H = क्या हो जाएगा, डेल्टा U का मान हम लोग क्या निकाले थे, mCV∆T हम लोग निकाले थे। यहाँ पे देख सकते हैं U का मान mCV∆T, ठीक है। तो U का मान हमने रख दिया mCV∆T प्लस P∆V की जगह अभी देखिए क्या रख सकते हैं, एक फार्मूला होता है PV = mRT, एक गैस का फार्मूला है PV = mRT। तो P∆V बराबर क्या हो जाएगा, mR∆T। तो P∆V की जगह पे क्या रख देंगे, mR∆T, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग, एम डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे। एम डेल्टा टी जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सी बी प्लस आर, एम डेल्टा टी इंटू सी बी प्लस आर। अब हमने मेयर्स फार्मूला ऊपर हमने बताया था आपको, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर बताया था। तो यहाँ से सी पी बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस सी बी। तो आर प्लस सी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी हो गया ना। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। ठीक है, तो हो गया हमारा एंथैल्पी का फार्मूला। इंटरनल एनर्जी का क्या होता है, एम सी बी डेल्टा टी होता है, और एंथैल्पी का एम सी पी डेल्टा टी। तो ये एंथैल्पी का फार्मूला है। एंथैल्पी का एक पॉइंट्स है, आप इसको देख सकते हैं कि एंथैल्पी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। एंथैल्पी का मान जो होता है तापमान पर निर्भर करता है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे तो एंथैल्पी का मान घटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और है इसमें, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू इक्वल टू गामा। ये कैसे आया आपका, देख सकते हैं आप। डेल्टा एच का मान क्या होता है, एम सी पी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा यू का एम सी बी डेल्टा टी। ठीक है, टी से टी, एम से एम कट गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, सी पी अपॉन सी बी इक्वल टू गामा। हमने बताया था आपको ऊपर, सी पी अपन सी बी का वैल्यू कितना होता है, गामा होता है। तो अगर कोई पूछे डेल्टा एच अपन डेल्टा यू इक्वल टू कितना होगा, तो गामा होगा। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एंड थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और डिस्क्रिप्शन में सारे पुराने जितने भी वीडियो हैं उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।